नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान से, जहां अलवर जिले में एक मंदिर के तोड़े जाने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पहले भाजपा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उनके राज्य में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। फिर कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा कि अलवर के राजगढ़ में जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई उसके वाहन को तो नगर पालिका ने करवाया जो भाजपा की है, यानी मंदिर तोड़ने की कार्रवाई भाजपा की नगर पालिका द्वारा हुई है। कांग्रेस सरकार अब यह भी कह रही है कि नगर पालिका को नोटिस दिया जाएगा और अगर बना सके तो मंदिर दोबारा वहीं बनाया जाएगा। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। अलवर के राजगढ़ शहर में अतिक्रमण हटाने के साथ साथ ये मंदिर भी ध्वस्त किया गया। मंदिर 300 साल पुराना बताते हैं। अब इस पे राजनीति गरमा रही है। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो कांग्रेस बता रही है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के आदेश नगर पालिका ने पारित किए थे, जो पूरी तरह से भाजपा का है। ये उन्हीं का फैसला था, सरकार का इसका कोई लेना देना नहीं है। न तो सरकार से उन्होंने कोई डायरेक्शन मांगे, न सरकार ने उनको कोई डायरेक्शन दिए। मोटे तौर पर सरकार की तरफ से तो ये होता है कि जहाँ पर पूजा स्थल है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसको हटाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। न तो डायरेक्टर लोकल बॉडी से पूछा गया। भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल का वो राजगढ़ नगर पालिका का बोर्ड है, जिसने सर्वसम्मति से ये फैसला किया और फैसला करने के बाद में जो है इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन गहलोत सरकार का दावा है कि अतिक्रमण हटाने के आदेश राजगढ़ नगर पालिका ने दिए थे। इसके 35 सदस्यों में से 34 भाजपा से हैं। देखिए, पुराना आदेश था 2013 के अंदर गौरवपथ बनना था, गौरवपथ रुका, उसके बाद वापस नगर पालिका ने प्रस्ताव निस्संदेह पारित किया, पर नगर पालिका के प्रस्ताव पर उन्होंने अतिक्रमण हटाने की बात की, पर अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम और अतिक्रमण को हटाने का काम, ये काम सरकार का था, वहां के उपखंड अधिकारी का था, जो उन्होंने नहीं किया और बहरे से सारे को तोड़ा गया। इसकी न्यायिक जांच हो जाए तो सारी बात सामने आ जाएगी। अब राजस्थान सरकार अलवर की राजगढ़ नगर पालिका को नोटिस जारी करने की तैयारी में है और दूसरी ओर भाजपा अलवर में एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे एक प्रतिनिधि दल को भेजने की तैयारी में है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वहीं पटना में आज तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी दी, जिसमें कई पार्टियों के लोग शामिल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही नीतीश कुमार की, जो 2017 के बाद पहली बार इस घर में आए थे। राजनीतिक कयास लगने शुरू हो गए और उनका खंडन भी उतनी ही जल्दी हो गया। पटना में तेजस्वी यादव के घर मजहबी सौहार्द की ये महफिल नायाब सियासी नजारा भी दिखाती रही। 2017 के बाद नीतीश कुमार लालू राबड़ी यादव के घर पर दिखे। इस जलसे में शरीक होने के लिए दिल्ली से चिराग पासवान भी पहुंचे। मौका इफ्तार का था, इसलिए एक जायज बहाना भी था। हालांकि जोर इसी पर देते रहे कि इसके सियासी मायने न निकाले जाएं। इफ्तार की दावत मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक या सियासी परिप्रेक्ष्य में देखना कतई उचित नहीं है। नीतीश जी भी आए थे, सवाल इस पे है कैसा रहा उनसे मिलना? मेरी उनसे ये संजोग नहीं हो सकता है। देखिए, ये तो खैर वो बता सकते हैं, पर मैंने उनके पहुंच होकर आशीर्वाद लिए। एक खूबसूरत अच्छा इंटरेक्शन उनके साथ रहा और जैसा मैंने कहा कि अंदर कोई सियासत कहीं नहीं थी, एक खूबसूरत पारिवारिक माहौल में सब। अगर आप लोग तीनों साथ आते हैं तो क्या कहेंगे इस पे? अगर ऐसा समीकरण बनता है टीम में कौन कौन है? आप, नीतीश बाबू, अरे बाप रे, क्या ऐसी अरे प्रभु, नहीं, क्या ऐसी कोई संभावनाएं हैं? नहीं। लेकिन ये इफ्तार ऐसे वक्त हुआ जब बिहार की सियासत में ये पता नहीं कि कौन किसके साथ खड़ा है। सरकार चला रही जेडीयू और बीजेपी आपस में टकराती दिखती हैं और नीतीश के भविष्य पर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में सियासी शतरंज पर बहुत संभल कर कदम रखने वाले नीतीश का लालू यादव के घर फिर पहुंचना छोटी बात नहीं है। इस मौके पर लालू यादव का पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन फिर कहता हुआ, इसमें सियासत न देखें। आज जो
जो मुख्यमंत्री जी आए, क्योंकि सभी दल को न्योता गया था हमारे यहाँ से इफ्तार में शामिल होने का, और मुख्यमंत्री जी आए, इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि आज इफ्तार था। और हर एक दल के मुख्यमंत्री जी ही क्यों, बीजेपी के भी कुछ लीडर्स आए थे, कांग्रेस के हैं, सीपीआई सीपीएम के लीडर्स आए हैं, तो उनका स्वागत है। तेजस्वी के इफ्तार में नीतीश जाएं और बीजेपी अलग खड़ी रहे तो इसका संदेश भी सही नहीं जाता है। तो बीजेपी के नेता भी बड़ी उदारता के साथ यहाँ मौजूद नजर आए। बोचहां उपचुनाव में मिली बीजेपी की करारी हार के बाद जेडीयू से बीजेपी के रिश्ते पर कई सवाल उठ रहे हैं। हम भी बहुत दिन बाद आए थे। तो ये मान के चला जाए कि एनडीए अटूट है? इसमें एनडीए कहाँ से बीच में आ गया? ये तो इफ्तार की दावत थी और इफ्तार में आए, खजूर से खोला, बहुत अच्छा बाकर खानी भी था। तेजस्वी से मिले और आपको देखा मैंने कि आशीर्वाद भी दे रहे थे उनकी पत्नी को। हाँ, वो हमारे लीग के हैं लोग, तो हम लोग ऐसे भी उनसे मुलाकात हुई तो दुआएं दी हमने भी। इसका कोई भी राजनीतिक मामला निकालने की जरूरत नहीं। तो आप इसके सियासी मायने न निकालें, लेकिन बिहार जैसे सूबे में इस बयान का भी एक सियासी मतलब होता है। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं बहुचर्चित चारा घोटाला मामले के सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को आखिरकार जमानत मिल गई। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। 10 लाख रुपए के जुर्माने पर लालू को जमानत दी गई है। पिछले बुधवार को सीबीआई की ओर से कोर्ट को जवाब सौंपा गया था, जिसमें कहा गया था कि लालू यादव ने अपनी आधी सजा भी पूरी नहीं की है। अदालत ने सीबीआई के दलील को नकार दिया। लालू पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वे आधी सजा पूरी कर चुके हैं। लालू प्रसाद आज या कल जल्दी ही सलाखों से बाहर निकल सकते हैं। गौरतलब है कि फिलहाल उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। अभी ले रहे हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद बताएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 2 दिन की भारत यात्रा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के 2 दिन के भारत दौरे पर यूक्रेन युद्ध की छाया रही। इसके बावजूद दोनों देशों में व्यापार को बढ़ावा देने पर बड़ी सहमति बनी है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत एशिया का सबसे तेजी से उभरता सितारा है। I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar and my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. Now, the Serum Institute of India, which vaccinated more than 1 billion people against COVID, including, I'm proud to say, I have the Indian jab in my arms, and a power of good it did me. So many thanks, of course, Narendra. But as you've just said, ये बोरिस जॉनसन का अनौपचारिक अंदाज था। अंदाज और भी थे। साबरमती में गांधी आश्रम में चरखा काटा तो बुलडोजर कारखाने में बुलडोजर पर सवार होकर फोटो खिंचवाई। शायद तब उन्हें मालूम न रहा होगा कि दिल्ली में बुलडोजर एक राजनीतिक मसला बन रहा है। वैसे ठोस कूटनीतिक बातचीत में भी यूक्रेन पर भारत के रुख को सही बताना उन्हें ठीक लगा। कहा कि भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। Narendra Modi in particular have come out and been very strong in their language about what's happened in Bucha, and talking to Narendra, to Prime Minister Modi today, it's clear that he has already intervened several times, and I'm sure this is no secret from our Indian friends. He's intervened several times with Vladimir Putin, really to ask him what on earth he thinks he's doing. India has a historic relationship with Russia, which everybody understands and respects. लेकिन नजर ब्रेक्सिट के बाद यूके भारत के बेहतर समन्वय पर रही। नब्ज पहचानते हुए बोरिस जॉनसन ने रक्षा सौदों के लिए OGEL या ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस का ऐलान कर दिया, ताकि खरीद लाल फीताशाही में न उलझे। भारत में बनने वाले लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए तकनीक देने की बात कही। साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर जोर दिया, ताकि साइबर स्पेस भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप चले।
खालिस्तानी आतंक से निपटने के लिए एंटी एक्सट्रीमिस्ट टास्क फोर्स की स्थापना की बात की। उधर भारत ने FTA पर अक्टूबर तक निर्णय, नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने का न्योता, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में UK के शामिल होने का स्वागत किया और एक दूसरे के देश में निवेश पर जोर दिया। जॉनसन के 2 भारत दौरे कोविड के कारण टले थे, लेकिन ये दौरा ब्रेक्सिट के बाद दोनों देशों के रिश्तों को गहन करने के लिहाज से अहम रहा। चलते चलते जॉनसन ने भारत को महान लोकतंत्र भी बताया और कहा कि यहाँ संविधान सुरक्षा देता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। बात करते मुंबई की, जहां वाल्केश्वर में एक प्राचीन तालाब में अचानक हजारों मछलियां मर रही हैं। वाणगंगा तालाब का पौराणिक महत्व बताया जाता है। यहाँ के लोग इसे रामायण काल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अब इसी तालाब की मछलियों की जो अचानक मौत हो रही है उससे लोग हैरत में हैं। मौत की वजह तो जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से ऐसा हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी प्रदूषण के कारण है। बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।